स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार में बात महिलाओं के मुद्दे पर। जिस तरह से आर्थिक विकास की दिशा में हमारा देश प्रगति कर रहा है, क्या उसी दिशा में हम अपने समाज के मूल्यों को बदल पा रहे हैं कि नहीं? क्या हमारी महिलाओं को हम वो सुरक्षा दे पा रहे हैं जिस सुरक्षा की वो दरकार रखती हैं, जिस सुरक्षा का वो अधिकार रखती हैं? आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इकट्ठा हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च के लॉन में, और जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं तमाम वो एक्टिविस्ट जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके हैं और तमाम वो महिलाओं के अधिकारों पर बातचीत करने वाली बड़ी बड़ी हस्तियां जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं रेणु दीवान जी, जो कि रांची यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं और नारी संवाद की एडिटर हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जगमती सांगवान हैं, जो कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन यानी एडवा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगमती जी आपका। हमारे साथ मुनीज़ा खान हैं, जो कि गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ ट्रस्ट की रिसर्चर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुनीज़ा आपका भी। एनी राजा हैं, आपको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, फिर भी जनरल सेक्रेटरी हैं NFIW की। बहुत बहुत स्वागत है एनी जी। और हमारे साथ हैं विमल थोराट, जो कि ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की कन्वीनर संयोजक हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अनीता नूना हैं, जो कि महिला अध्ययन विभाग NCERT में हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। और हमारे साथ यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के कर्ता धर्ता सुखदेव थोराट जी हैं। आपका भी स्वागत है। और यहाँ मौजूद तमाम पैनलिस्ट का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। आप सब हमारे इस कार्यक्रम में बिल्कुल आज़ादी के साथ शरीक हो सकती हैं और अपनी अपनी बात कह सकती हैं, लेकिन जहाँ से हमने शुरुआत की वहीं से बात करना चाहेंगे एनी जी और सांगवान जी। सबसे पहले एनी, आपके पास आना चाहूँगी। आप लोग का एक लंबा अनुभव है महिलाओं के बीच में काम करने का, अलग अलग मुद्दों को उठाने का। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आ रहा है कि हमारा देश आर्थिक विकास तो कर रहा है तेज़ी से, दुनिया छोटी होती जा रही है और उस दुनिया के हम भी एक गांव बनते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है, क्या सामाजिक मूल्यों में भी उसी के हिसाब से विकास हो पा रहा है? उसी के हिसाब से हम अपने सामाजिक मूल्यों को बदल पा रहे हैं या नहीं? क्या पे प्रॉब्लम आ रही है? ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है एक्चुअली। जो विकास हो रहे, ये किसके लिए विकास है और किस प्रकार की विकास है, और इसमें इस विकास का फल इस देश की सभी जनता को मिल रहे या कुछ कम संख्या की जनता को मिल रहे? तो विकास की परिप्रेक्ष्य क्या है? तो ये जैसे देखें तो एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है। मगर आपने जो बोला है कि आज की ज़माने में हमारी देश इतना तेज़ी से जो विकास की प्रक्रिया में आगे जा रहे, मगर उस विकास अब हमारे देश की असली जनता की ज़िंदगी में कुछ अच्छी फ़र्क लाया नहीं है। और मेजॉरिटी की बात में बोल रहे, बहुत इस देश की 80% जनता आज भी 20 रुपये से कम आमदनी से जी रहे करके सरकार की खुद का आंकड़े आ रहे हैं। उससे हमें पता चल जाती है कि मैं तो सामाजिक आधी दुनिया के विकास की और हिस्से की बात करना चाहती हूँ, जो आधी दुनिया लगातार अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रही है। मार्जिनलाइज क्यों ये फील करने के बात नहीं है, मार्जिनलाइज सच में हो रही है आज की जो गलत जो विकास प्रक्रिया नीति की वजह से। तो आपने बोला आधी आबादी की बात आप बोल रहे, जो महिला की बात आप बोल रहे, महिला की स्थिति आपने बोला हमारी देश सबसे आर्थिक विकास हो रहे, इस देश में है सबसे ज़्यादा महिला जो गर्भावस्था में या प्रसव के वक़्त मर रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा नवजात शिशु जो मृत्यु हो रहे। तो फिर से वो प्रश्न आ जाती है, विकास जो बोल रहे वो विकास किसके लिए है, क्या प्रक्रिया है, क्या नीति है इसका, ये प्रश्न आ रहा है। विमल, आप भी महिलाओं के बीच में काम करती हैं और ख़ास तौर से दलित महिलाओं के बीच में आपने लंबे समय से काम किया है। आपका अनुभव किस तरह का है? अनुभव तो बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि दलित महिला इस देश के विकास में उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। एक भूमिहीन मजदूर के रूप में, एक कामगार के रूप में, और हर तरह से वो उसमें जुड़ी हुई है। लेकिन जो जाति व्यवस्था ने उसे उसकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण समाज का बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, स्त्री और पुरुष को, चाहे वो धर्म और भाषा के आधार पर या लिंग के आधार पर,
या क्षेत्र के आधार पर सभी को बराबरी का अधिकार। लेकिन जिस सामाजिक मूल्यों के बदलने की ज़रूरत थी, जिस जाति व्यवस्था के कायम रहने से उसकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण समाज का नहीं बदला है, और उस वजह से वो हर दिन प्रताड़ित होती है, हर दिन उसका उत्पीड़न हो रहा है। अगर हम देखें कि जो पूरे देश में हुए अत्याचारों की या बलात्कारों की अगर संख्या देखें तो उसका जो प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो सबसे अधिक संख्या में दलित और आदिवासी महिलाएं ही उत्पीड़ित हो रही है जी। तो ये समझ लीजिए कि एक तो जाति व्यवस्था और स्त्री होने के दोहरे अभिशाप को वो झेल रही है, और गरीब तो वो हमेशा से रही। जगमती, आखिर क्यों हो रहे हैं महिलाओं पर इतने ज़्यादा अत्याचार के मामले, और हाल के दिनों में ये अत्याचार के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, अभी एनी ने और विमल ने जो बताया कि हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास का जो चरित्र है, वो चरित्र एक तो ऐसा है कि उसने कुछ लोगों के लिए तो बहुत एक जिसको कहते हैं कि शौहरत का और आलीशान जीवन प्रदान किया है। उसी समय पे कुछ तबके हैं जैसे दलित हैं, महिलाएं हैं, उनको उन सुविधाओं से वंचित भी किया है। तो एक तरह से उनकी वल्नरेबिलिटी जो है अपराधों के लिए वो बनी है। और जैसे आपने शुरू किया था कि उस आर्थिक विकास की संगति में भी सामाजिक विकास को देखें, अगर हमारे यहाँ की मूल्य मान्यताएं, हमारे यहाँ की संवेदनाएं, हमारे यहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं जो हैं वो तो और भी पीछे हैं। क्योंकि एक जिस तरह का आर्य समाज के बाद यहाँ पे समाज सुधार आंदोलन जो चलना चाहिए था, जो जातिवाद को, जो पितृसत्ता को, इस लिंग भेद को खत्म करता, वो उस तरह से उसकी उपस्थिति जो है वो अभी हासिल करनी बाकी है। यद्यपि महिला संगठन है, दलित संगठन है, उनके प्रयास जारी हैं। जी, सुखदेव थोराट जी, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। ये जो सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी थी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मे था जो आइडेंटिफाई करते और बताते, और कुछ सरकार की जिम्मेदारी थी जो नए किस्म के नए चुनौतियों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते और उस पॉलिसीज़ पे ठीक तरीके से अमल होता। आप क्या क्या कमियां देखते हैं इस व्यवस्था में? आईसीएसआर से ही जो रिसर्च है वो महिलाओं पे शुरू हुआ। वीना मुजुमदार यहाँ थी, डॉक्टर शर्मा थी, वहीं से उन्होंने वो रिपोर्ट भी लिखी जिसके बेसिस के ऊपर नेशनल कमीशन भी बना, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ भी बना। तो मेरा ख्याल है आईसीएसआर का बहुत बड़ा रोल रहा है महिलाओं की समस्याओं को ऊपर लाने के लिए। और ये अब 30 साल के बाद एक दोबारा प्रयास हो रहा है कि सेक्सुअल वायलेंस का इशू है, उस पर हम रिसर्च के थ्रू सरकार को कैसी मदद करें। जी, ऐसा नहीं है कि समाज के एक तबके में ही ये वायलेंस की घटना देखने को मिल रही है। हर रिलीजन, हर तबके, हर कास्ट में ये अंदर तक घुसा हुआ मामला है। आप गांधीयन स्टडीज़ से भी जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम महिला होने के नाते अपने समाज को भी बेहतर तरीके से समझ रही हैं। वहाँ पर किस किस स्तर पर वायलेंस है और कहाँ कहाँ ये इस तरह से जड़ जमा चुका है कि समाज में बदलाव होने की गुंजाइश आपको नहीं दिख पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम जो समाज में महिलाओं के साथ जो पर्सनल लॉ या जिसको लेकर के तलाक का जो इशू है उसके ऊपर, और जो शादियों का है उस पर ख़त्म करना चाहिए। और दूसरा जो अल्पसंख्यक है, ये समाज जो हमारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में जो रह रही है, और इसको अल्पसंख्यक के नाते भी कहीं कहीं हमें कम्युनल राइट्स में खासकर अगर सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो टारगेट होता है वो मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ रेप का होता है। चाहे आप बम्बई का राइट्स देखिए, चाहे बनारस का राइट्स देखिए, चाहे गुजरात देखिए, और वो इस तरह से देखा जाता है कि अभी तक वो क्यों नहीं जगे। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे गांव में दलित महिलाओं के साथ रेप होता रहा है, चाहे वो ज़मींदारी प्रथा थी, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ कम सांप्रदायिक दंगों में रेप होता रहा, लेकिन हम लोग नहीं जगे। ये अच्छी बात है कि आज हम दिल्ली का जो गैंगरेप हुआ और एक इसने झकझोर दिया है और हम सब जग गए हैं, लेकिन ये कोई एक नई घटना नहीं है। ये घटना हमेशा से गांव में होती रही है। मुस्लिम समाज से ज़्यादा आप ग्रामीण महिलाओं के बीच में रहती हैं, काम कर चुकी हैं। ग्रामीण महिलाओं को किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती है, ख़ासतौर से सेक्सुअल वायलेंस के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो एक पितृसत्तात्मक सोसाइटी है वो और ज़्यादा जड़ जमा चुकी है, और लोगों को लगता है कि हमें तो बस इसी समाज में और इसी तरीके से रहना है, और जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब एक अपराध बोध भी नहीं है अंदर से। झारखंड की जो आदिवासी महिलाएं हैं या किसी भी क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं, वो आर्थिक रूप से पुरुषों से आगे मानी जाती हैं क्योंकि वो इकोनॉमी से जुड़ी हैं, वो अर्निंग मेंबर हैं घर की, पूरे घर को वही चलाती हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उनका सेक्सुअल हैरासमेंट बहुत अधिक है, जो कि दूसरे तबके की औरतों से ज़्यादा है।
मतलब आप एक दूसरी बात कह रही हैं कि आर्थिक तौर पे वो ज़्यादा सशक्त हैं, मजबूत हैं, बावजूद उनके खिलाफ इसके अत्याचार तो हैं। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आए हैं जितनी भी हमने रिसर्चेस की हैं या एज एन एक्टिविस्ट हमने काम किए हैं। हमने यही देखा कि वो डिसीज़न लेती हैं घर चलाने का, घर से बाहर निकलने का, अपनी शादी करने का, अपने बच्चे को पालने का, बच्चे पैदा करने का, लेकिन उसका शोषण पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत अन्य महिलाओं से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पुरुष शॉविनिज़्म उनमें बहुत ज़्यादा है। एक तो वो पुरुष काम नहीं करते हैं, और इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम देखना चाहें, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, उन पुरुषों में बहुत ज़्यादा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है और उनका लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है, महत्वाकांक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। तो उनको लगता है कि जब वो औरत आगे बढ़ रही है तो उसको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, और नीचा दिखाने का यही एकमात्र कारण है कि वो उसी के कमाए हुए पैसे से वो दारू पीता है और उसी से उस दारू को पीकर और उसको मारता है। आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या वो बदलाव हो पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत इस समय हमारे समाज को है? सरकार का पूरा प्रयास रहा है पिछले 3 दशक में, तो बहुत ज़्यादा किया गया है कि कहीं ना कहीं करिकुलम को रिफॉर्म किया गया है, सिलेबस बदले गए हैं, टेक्स्ट बुक में अभी जेंडर की बात आई है, अभी जितना भी हमारा नॉलेज सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सभी में इंटीग्रेशन किया गया है और टीचर ट्रेनिंग बराबर चल रहा है। लेकिन यहाँ अब मुद्दा एक है, हम 20 साल पहले शिक्षा में हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना चाह रहे थे, बच्चे शिक्षा में आए, लेकिन आज क्या है, हर तबके के बच्चे स्कूलों में आए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा के भी रोल को कहीं ना कहीं फिर से हमें टटोलना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अब शिक्षा के जरिए एड्रेस होना चाहिए। जैसे इंक्लूज़न का मुद्दा है, आज हर तबके के बच्चे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बराबरी भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं असमानताएं भी देख रहे हैं, तो उनके मनों में अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, इवन छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चों के जरिए एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं हमें फिर से झांकने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम उनको परिवर्तन ला सकें। जैसे कि मैंने भी मिले हैं, शिक्षा के जो मौके भी मिले हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो एक तरह से जो ऊपरी जाति के जो है उसमें महिलाएं भी हैं, आदमी भी हैं, उनके अंदर साक्षरता की दर थोड़ी ऊंची है। लेकिन जो दलित महिलाएं हैं और दलित में भी फिर जो गांव की और गांव में भी फिर जो अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, तो वहाँ तक जो शिक्षा जो है उसकी रोशनी बहुत कम पहुंची है उस तरह से। एक चीज़ की आज की जो शिक्षा है वो कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई है, बल्कि चरित्र निर्माण नहीं कर रही है, कैरेक्टर ओरिएंटेड नहीं है। तो शिक्षा से हम क्या कर रहे हैं कि MBA, कंप्यूटर इंजीनियर और डॉक्टर्स अच्छे तो बना रहे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो वैल्यूज़ है, वो ख़त्म हो गए। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल कहीं नेगेटिव है। पेरेंट्स भी आज की डेट में केवल बच्चों को तैयार कर रहे हैं कहीं कंपटीशन की भावना से, कहीं ऐसा नहीं सोचते हैं, वही हुड़ लगी है, चाहे पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा ये पढ़े, इंजीनियर पढ़े, ये मोरल की बात ही नहीं होती है। और स्कूल में भी आजकल जितना हमारी शिक्षा है परफॉर्मेंस बेस्ड है। इसका मतलब आज की विकास प्रक्रिया की तो एक इम्पैक्ट कहीं ना ये भी कहीं है। हाँ, नहीं, विकास में हम डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर तो बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छा नागरिक बना पा रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। महिलाओं की कमोडिफिकेशन भी हो इस चुका पर भी है। हम बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सरोकार में हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर समाज में किस किस तरह के अत्याचार हैं और इस अत्याचार से निपटने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर पैनल में मौजूद गेस्ट तो हैं ही, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे और एक्टिविस्ट और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके अपने अनुभवों के साथ बैठे हुए लोग हैं। हमारे साथ पौला बनर्जी जी हैं, जो कि विस्थापित महिलाओं के बीच में काम कर चुकी हैं। पौला जी, देश में तकरीबन 20% आबादी ऐसी है जो माइग्रेंट के रूप में काम करती है, यानी नौकरी के लिए इधर से उधर आना जाना उनका लगा हुआ है। और उनकी महिलाओं के बीच में जब आपने काम किया तो उनके प्रति किस तरह का अत्याचार, किस तरह का शोषण उनकी महिलाओं के बीच में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में अगर आप रोशनी डाल सकें। देखिए, आप शुरू किया आर्थिक विकास के साथ। ये विकास का ही और एक चरित्र है विस्थापित होना। जो हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम है, जो उन्नति के दिख हम जा रहे हैं, उसमें से ये भी एक क्षेत्र है कि ज़्यादातर महिला और पुरुष विस्थापित हो रहे हैं। जो विस्थापित हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर आदिवासी और दलित लोग हैं और उन्हीं में ज़्यादातर महिला भी है। तो जहाँ पे भी आप माइग्रेंट लेबर अगर देखेंगे, जो मकान बना रहा है, उसमें ज़्यादातर
जो महिलाओं हैं वो विस्थापित है और उनका जीवन मतलब उनका सोने की जगह नहीं है, सारा दिन काम करे के खाने की जगह नहीं है, बाथरूम टॉयलेट्स भी नहीं है। तो सेक्सुअल हरासमेंट तो दूर की बात, हर मौके पे उनको हरासमेंट मिलता है। तो उनकी बात क्या करें, दे आर द लोएस्ट ऑफ द लो इन द सोसाइटी। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है एक एक दिन बिताना, क्योंकि उनको अपना बच्चों की देखभाल करना होता है। विस्थापित स्थिति में ज़्यादातर महिला ही अपना फैमिली रन करता है, बच्चों को देखभाल करता है, तो उनका स्थिति तो बहुत ही करुण है। इसकी सीधी कड़ी जुड़ती है जो गांव में, जो गांव और गांव देहातों में जो व्यवस्था है, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, उससे ये बहुत वंचित और बहुत दबे हुए लोग हैं और इनके शोषण का जो एक ख़ास तरीका है वो अभी बदला नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सैकड़ों और हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं और ये भूमिहीन मजदूर या बंधुआ मजदूरी में लगे हुए हैं, तो इसीलिए शहरों की तरफ पलायन करके उससे भी बचना, शोषण से बचने की उनकी एक कोशिश है। और यहाँ पर उन्हें लगता है कि रोज़गार करेंगे तो कुछ अच्छा, थोड़ा सा सम्मानजनक जीवन जीने की उनकी जो ख्वाहिश है वो यहाँ पूरी होगी। तो वहाँ से उठे हुए जो लोग हैं वो शहरों में ही अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन आखिरकार झुग्गी झोपड़ियों की ही बस्तियों में उन्हें रहने को मजबूर होना होता है, क्योंकि उनकी आमदनी का जरिया जो है वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। मतलब सम्मान की चाह में वो अपना गांव छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर तो आ रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे वो बसने आ रहे हैं या जिस जगह पे वो अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ क्या उन्हें हम अच्छी ज़िंदगी दे पा रहे हैं? देखो, इनका जो विस्थापित होके शहरों में आने वाले लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन का मुद्दा होती है कि उनका कोई भी सरकार का बहुत सारी स्कीम से योजना है, उस योजना की उनको हक होने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन का ज़रूरी है। जो सरकार BPL APL बोल रही है उसमें भी नहीं है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, रेशन मिलने के लिए रेशन कार्ड नहीं है, और तो उनके ऊपर हर प्रकार की अत्याचार होती है। कई सारी ऐसी लाडली योजनाओं टाइप की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं के हित में काम करने के लिए हमने ये काम किया। क्या वो सारी योजनाएं महिलाओं को वाकई एक तरह से आधार दे पा रही हैं स्वावलंबन का, या उसको कहें कि आत्मविश्वास दे पा रही हैं? कुछ हद तक ये जो विकास योजनाएं हैं उनका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलता है, परंतु जिस तरह की शर्तें उनके साथ लगा दी जाती हैं कि आपको ये कागज़ पूरे करने पड़ेंगे, आपका लड़का कमाने वाला नहीं होना चाहिए, आपका पति ये नहीं करने वाला होना चाहिए, तो इन शर्तों के साथ वो स्कीम्स जो हैं वो ज़्यादातर बेअसर हो जाती हैं और इतना डिलेड, मतलब बहुत देर से उनका फ़ायदा मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। और जो ये जो मतलब प्रवासी जो मजदूर की तरह से जो उन्होंने रखा यहाँ पे आए हुए हैं, हमने ये देखा कि इनकी जो बेटियां हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप करना उनके साथ आसान है। और हरियाणा के अंदर पिछले दिनों जो बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो विस्थापित लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से आए हुए, रिक्शा चला रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उनकी बच्चियों के साथ ये हुआ रेप। जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्टोरल रोल पे नहीं लाएंगे तब तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती जाएंगी। कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो अपने इलेक्टोरल रोल पे लाएं कि भाई ये समाज जो है वायलेंस फ्री रहेगा, हम उसके लिए करेंगे, काम करेंगे, तब कहीं ये इस तरीके की समस्याएं हम हल कर सकते हैं। अभी कोई भी पार्टी का ऐसा कमिटमेंट कभी भी किसी भी इलेक्शन में नहीं दिखाई देता कि भाई हमारा एजेंडा है महिला विकास, हमारा एजेंडा है वायलेंस फ्री सोसाइटी, कभी ये चीज़ें नहीं होती। आप पॉलिटिक्स को भी बेहतर तरीके से समझ रही हैं और समाज के बीच में भी काम कर रही हैं, क्यों नहीं राजनीतिक दलों का इस तरफ रुझान है कि महिलाओं को अगर वोट बैंक भी वो मानते हैं तो उस वोट बैंक के हिसाब से अपनी पॉलिसीज तय करें और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें? देखो, मैं ऐसा एक पार्टी में विश्वास करती है, वो पार्टी महिला को वोट बैंक की तरफ देखती नहीं है। सारी पार्टी ऐसा नहीं है, वामपंथी पार्टी ऐसे देखती नहीं है। इसलिए हम जो महिला पक्ष में और महिला के प्रति
जो भी कानून है वो कानून ठीक से लागू कराना है। सिर्फ कानून बनाना एक बात होती है, जो आप नाम के वास्ते बना सकते हो। हमने ये बनाया, जो घरेलू हिंसा के विरोध में कानून बनाया, ये बोलने के लिए इलेक्शन के मौके पे ये बोलने के लिए बनाने की बात नहीं। मगर आपको ये देखना है, जो पार्टी जो सरकार आज सत्ते पे है वो सरकार उस कानून को और ऐसा कानून को लागू अमल करने के लिए कितना जो बजटरी एलोकेशन चाहिए उसमें कितना किया है। जो इसमें ये होती है कि पॉलिटिकल विल और सोशल कमिटमेंट की बात होती है, वो कमिटमेंट कितना दिखा रही उसमें उधर बात होती है। जो हर प्रकार की जो अत्याचार महिला के ऊपर हो रहे इधर इस देश में कानून की कमी के वजह से नहीं है जी। वजह यह है कि सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकारों की, जो पॉलिटिकल विल और सोशल कमिटमेंट होना चाहिए, जो भी आज कानून है वो कानून लागू कराने का वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, इसलिए हो रही है। इसके साथ साथ 15 साल से जो महिला आरक्षण बिल है उसको जिस तरह से रोका हुआ है हमारे यहाँ पे, वो घोर मतलब महिलाओं के साथ राजनीतिक स्तर पे एक गद्दारी की बात है। मुझे ये कहना था कि जो सही कहा आपने कि जो राज्य की सरकार का जो विल होता है, क्योंकि अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश में देखें, जो पिछली सरकार थी मायावती जी की, उन्होंने एक जब योजना चली है कांशीराम आवास योजना, उस योजना का हम लोग ने जो सर्वे किया वो मिला, दलित महिला के नाम पे आवास दिए गए। एक विल था कि किया, जो इसलिए विल अगर है हमारी सरकार का या जो मुख्यमंत्री है जो करना चाहती है, ये अलग बात है, बहुत लंबे समय नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो काम हुआ। तो अगर विल है और आपके पास योजना है तो आप कर सकते हैं। हम एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहेंगे, हम मिस कर रहे हैं। अभी हमारा जो दिल्ली का गैंगरेप हुआ, इसमें जो एक बच्चा अभी जिसके लिए केस चल रहा है कि वो अभी जुवेनाइल है। हमारे देश में कस्टडी लॉ भी है, बच्चे की कस्टडी है, डिसाइड करना है। कहते हैं कि नहीं 18 साल तक बच्चा जो है अभी माइनर है उसकी, लेकिन जब उसकी कस्टडी डिसाइड करना है, चाहे वो 7 साल का बच्चा है 8 साल का बच्चा है, उसकी राय ली जाती है। नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ जाना है, तब तो वेलफेयर डिसाइड किया जाता है एक माइनर बच्चे की बेस पे। तो यहाँ कहा जाता है कि नहीं भाई ये बच्चा जो है माइनर है, इतने बड़े रेप केसेस में भी उसके लिए ऐसा डिसीजन होगा जो माइनर के साथ होता है। तो दो हमारे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमारे जो NCW को एक रोल दिया गया था कि भाई वो जितने भी हमारे लीगल जितने भी लॉज हैं उनको स्टडी करें, उनको देखें, उनमें जितने भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्थाएं जो हैं वो जो बलात्कार की जो जघन्य घटना हुई है, इसमें जो माइनर जिसे कहा जा रहा है उसके एज पर नहीं जाना चाहिए, उसके आयु मर्यादा पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस जघन्य उसके अपराध को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इस आयु में वो इतना जघन्य अपराध कर सकता है तो उसको वो भी सजा का हकदार है, वो भी सजा का हकदार। जी हम स्कीम्स, वो स्कीम्स जो हैं हमारे झारखंड की बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि सब देख रहे हैं सामने हम, उसमें कुछ बिचौलिए होते हैं। वो स्कीम्स उन बिचौलियों के द्वारा ही प्राप्त होती है औरतों को या दलितों को या जो कहिए आप आदिवासियों को, और वो बिचौलिए उनसे काफ़ी कमीशन ले लेते हैं, और जैसे कि वो 100 रुपये में उनको 50 रुपये ही मिल पाते हैं। और दूसरी बात मुझे कहनी थी कि जो स्कीम्स बनती हैं तो वो स्पेसिफाई करके किसी कल्चर को नहीं बनाई जाती हैं। वहाँ एक बिरहोर जाती है, आदिवासियों में एक बिरहोर जाती है, बहुत लिमिटेड वो लोग बच गए हैं। तो उनके लिए सरकार ने एक योजना बनाई कि बहुत गरीबी है तो इनको कुछ आवासीय मकान बना दिए उनके लिए, और वो मकान बड़े वेल फर्निश्ड, मुझे लगता है कि ये जैसा मैं अभी NCERT में देख रही थी अपना कमरा वैसे ही कुछ बने। तो जब उनको कहा गया कि वहाँ रखा जाए जी, तो वो कहा उन्होंने कि नहीं हम तो जैसे रहते थे कच्चे मकान में हम वैसे ही रहेंगे। तो वो सारी फ्लॉप हो गई योजना। आप लोग जो बातें कर रही हैं उससे ये बात साफ हो रही है कि पॉलिटिकल विल की कमी हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकली कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर समाज को भी कुछ अपने अंदर झांकने और बदलने की ज़रूरत है? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर आपके पास आएंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज सरोकार में बात कर रहे हैं कि सामाजिक विकास के हिसाब से सामाजिक मूल्य बदले हैं कि नहीं, और दूसरा ये कि जिस तरह से राजनीतिक दलों का रुझान होना चाहिए था समाज को बदलने के लिए या कानूनों को लागू करवाने के लिए, वो हुआ है कि नहीं।
आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने चर्चा की कि सरकार ने बहुत सारे नियम कानून लाए समाज को बराबरी पर लाने के लिए, महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए, लेकिन वो नियम कानून जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो दम तोड़ देते हैं। क्या हमारे समाज की अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां नहीं हैं, चाहे वो अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले टीचर हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, IAS ऑफिसर हों, या दूसरे लेवल पे जो लोग भी जहाँ पर हैं, उन सब की जिम्मेदारियां नहीं हैं कि वो उन चीज़ों को के प्रति लोगों को अवेयर करें और उन्हें लागू करवाएं? मुझे माफ़ कीजिए, मैं इंग्लिश में बोलूँगी। I'd like to say first कि it's not just a problem of implementation. I think the state has to do a lot more to show its commitment. And with the Justice Verma Commission report, we have seen that that is possible. But now the next step we'll have to see if that actually gets implemented. And we're all waiting with bated breath to see whether that gets implemented. But on the question of civil society, it's true that we will only be able to address the issue of violence against women if we address the root, which is patriarchy. And patriarchy means to actually challenge a system in which you think that women will become somebody else's property when they get married, when women do not need a right to property and so on. And I think it's only when women get a right to their natal property, when women are seen as independent agents who can decide on who they want to marry, of whichever caste or community, that's when actually we'll begin to see some changes. मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो ये पितृत्मक समाज की बात हुई है, उसके साथ साथ जो पावर स्ट्रक्चर्स और पावर एसिमेट्री है, और इसका सवाल कैसे जुड़ा हुआ है हमारे आर्थिक भूमंडलीकरण के साथ और आर्थिक प्रगति के साथ, क्योंकि आर्थिक प्रगति तो हो रही है लेकिन समान रूप से नहीं हो रही है, ये सबको उसका समान लाभ नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, ये इससे जो इनइक्वालिटीज़ पैदा हो रही है, इसका भी एक भयानक रूप सामने आ रहा है। मैं कुछ ऐसी जगहों, इस्लाम वगैरह में भी मैंने कुछ रिसर्च की है, और उसमें आप जो कह रही हैं कि महिलाओं की क्षमता हिंसा से निपटने के लिए, उसके लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उनको आमदनी मिलती है, उनको नौकरी मिलती है, तो वो उसके साथ डील कर सकती हैं जी। लेकिन क्योंकि जो नौकरियां बन रही हैं वो अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रही हैं, जहां पर उनकी आमदनी बहुत ही अपर्याप्त है, काफ़ी नहीं है जी, इसीलिए वो इसी के साथ जूझती रहती है। हमने ये भी देखा है कि जो आर्थिक क्षेत्र में सशक्त हो भी रही हैं महिलाएं, देखिए जो मीडिया में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो दूसरी और नौकरियों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ भी अत्याचार कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। भले ही वो शब्दों के ज़रिए अत्याचार हो रहा हो या गेस्चर के ज़रिए अत्याचार हो रहा हो, लेकिन वायलेंस और हरासमेंट वहाँ पर भी अलग अलग रूप में मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये आप ठीक कह रही हैं, बिकॉज एक सर्वाइवल एंग्जाइटी बन गई है, एक फियर जो जब महिला बाहर निकलती है घर से तब वो फियर है, जब अंदर आती है घर के अंदर तब फियर, तो एक सर्वाइवल एंग्जाइटी है। और तो उसका फिर सोसाइटी क्या करेगी और एजुकेशन क्या? आई थिंक एजुकेशन से कुछ चेंज हम कर पाएंगे, करिकुलम चेंज करना पड़ेगा। बच्चों को जब वो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में सिखाना पड़ेगा लड़कों को लड़कियों को कि इस तरह की ये इश्यूज़ हैं, आप कैसे डील करें। टीचिंग में उसको लाना पड़ेगा, उसको सेंसिटाइज उस एज से करना पड़ेगा, सो दैट वो एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है वो प्रमोट हम कर पाएँ जी। मैं कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियों को ये मौका मिल रहा है या महिलाओं को विकास के साथ उनको सारे मौके मिल रहे हैं, लेकिन उन मौक़ों की तरफ जब वो कदम आगे बढ़ती है तो एक कहीं ना कहीं उसके सामने पितृसत्ता अपना एक दायरा बना देती है कि ये तुम्हारा दायरा है, इस दायरे को पार करोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जो बात आपने कही है कि बचपन से उसे कहा जाता है कि ये दायरा है बेटा, इस दायरे से बाहर जाओगी तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। तो ये इज्जत का जो मामला है कि लड़की की अपनी जो शख्सियत है, जो उसका वजूद है, उसको छीनने का ये अधिकार किसने
कब नहीं, और तो कैसे सवाल लिया है गया कि ये है। शिक्षा और सिर्फ लड़की को क्यों दी जाती है? लड़की को ही दी ये जाती है। शिक्षा लड़कों को क्यों नहीं लड़कों दिया को जाता दी है? जानी एक चाहिए। चीज़ कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में दूसरे की 10 साल की बेटी भी दूसरे को औरत दिखाई देती है। मानसिकता जो है इस तरीके मानसिकता के लिए हमें बच्चों को कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा के जरिए ये चीज़ें लाना है कि उनको तैयार करना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आज हमें उन बच्चों के साथ काम करना चाहिए, उनकी वॉइसेस को कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली उनकी इन डेप्थ केस स्टडीज़ करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए बच्चों से कि बच्चे किस तरीके का वायलेंस फेस कर रहे हैं और उसको दूर करने के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या समाज में होना चाहिए। आज हम क्या है सब बातें कर रहे हैं कि भाई महिलाएं ये फेस कर रही हैं, महिलाएं दूसरे हर कॉर्नर पे कहीं ना पिट रही हैं, वायलेंस हो रहा है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है जब तक हम उसको तैयार नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट से उनको तैयार। अब मान लीजिए अभी मैं एक स्कूल में थी, एक बच्चों को पूछा गया 10th क्लास के बच्चों को कि आप अपने अपने सवाल दीजिए। 30 में से आप विश्वास कीजिए 26 बच्चों ने लिखा कि क्या हम सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप नहीं कर सकते हैं। अब उनको ये पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। जब तक हम उनको ये समझाएंगे नहीं कि क्या इसके रेप्लिकेशंस क्या हैं और किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है बच्चों की क्वायरीज को, अंदर मुझे ये लगता है कि अभी तक जो बंदिशें लगाने का, जो अनुशासित करने का, जो लड़कियों को हिदायतें देने का जो दौर था ना, उसकी असफलता हमारे समाज के सामने आ रही है। असल में ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन लड़कियों को, इन बच्चों को एक आत्मविश्वासी नागरिक की तरह से, एक विवेकशील नागरिक की तरह से, जो खुद अपने बुरे भले के बारे में सोचने के लिए सक्षम हो, उस तरह से उसको पोषित करने की ज़रूरत है और उसमें उनकी फ्रीडम को सेफ गार्ड करना असल में ये सबसे अहम। हमारी जो खासकर रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, सरकार ने बहुत सारे सरकारी संस्थाओं के अंडर भी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय रूरल एरियाज़ में हैं। मैं अभी 3 महीने तक वहाँ थी तो मैंने देखा हर वर्ग से बच्चे वहाँ आ रहे हैं। सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं। मैंने लड़कों के हॉस्टल में वार्डन नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारे केसेस इस तरीके के स्कूलों में होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे ही हमें बच्चों को साथ बहुत ओपनली, सेक्स एजुकेशन की बात किताबों में की गई है लेकिन कोई भी क्लास में उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो हमें बहुत स्ट्रांगली, चाहे वो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहीं काम कर रही हैं, महिलाओं से बढ़कर हमें लड़कों के साथ काम करने की जरूरत है। लड़कों के साथ यही मैंने सवाल किया था कि लड़कों को क्यों नहीं शिक्षा देने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहती हैं? Violence against women totally is a serious discrimination. It's a discrimination that has been mentioned in the Constitution. In our society, Constitution gives us an equal rights, equality, non-discrimination. Therefore, first of all, protecting or giving women their due share and freedom is really the duty of the state. When I say state, it is the judiciary, the police, the bureaucracy and the state mechanisms. They must see to this, ensuring and security and safety for women. It is a state obligation. It is also pronounced in the international treaties and all that. Secondly, I wanted to say to our politicians, political parties, they must see to that women are respected in their parties, women are given more seats in the political parties, so that even the decisions they will be able to change. Thirdly, if people are very serious, after the constitution formation days, today in 2013, the discussion on violence against women has come very seriously, not because of the political parties or for Rajya Sabha or Lok Sabha. It is the youth in this country really raised, their profile above the normal thing. They said, we will not normalize violence. I think women's movements were saying, and the youth has joined with us in echoing. So I am saying that if our country is very serious, Mr. Manmohan Singh ji had thanked the Verma committee. What he must do, secondly, he must call for a parliamentary session on this and very quickly lay down what has been said. There are a lot of things have been left out also in the Verma committee for addressing caste discrimination and how women, Dalit women and the Muslim women been violated. So I'm saying a serious discussion in the parliament.
that also they think that it will be a political clash. जी. I am not saying that जी. it could be a political clash. जी. There should be a serious discussion immediately in the parliament and see to that effective law implementation must be done. हाँ, आपकी डिमांड समझ में आ गई। नहीं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसके बाद ब्रेक बिल्कुल लेंगे। सपोर्ट करती है, वो हम सबका डिमांड है। मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी जो पूरी देश के अंदर एक चर्चा हो रही है, महिला को सुरक्षा देने, प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड विमेन, यही बात हो रही है। किससे प्रोटेक्शन है? रेप से प्रोटेक्शन है या सेक्सुअल हरासमेंट? बियॉन्ड दैट देयर इज़ नो डिबेट नाउ। इवन जो इसके लिए भी क्या होती है कि महिला को सुरक्षा देने के नाम पे जो फ्रीडम आज महिला के हाथ में, वो भी आप वापस ले रहे, आपको ये बोल रहे आप, और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला के ऊपर डाल रहे। लड़कियों को अभी सेल्फ डिफेंस सिखा रहे, और सरकार और दिल्ली का जो गवर्नर ने 26 जनवरी को बोला है, आपके हाथ पास गन है तो आप वो लेके निकलो शाम को और महिला को सुरक्षा दो। तो ये सारी बातें अभी एक पैट्रियार्किक तरीके से सोचे जा रहे। दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर महिला है, मगर उनका सोच भी एक पैट्रियार्किक तरीका से है। इसलिए आज जो फ्रीडम महिला के हाथ में, उसको भी लिमिट करने का, जो हिमाचल का या उत्तराखंड का सरकार ने बोला 6 बजे के बाद महिला काम में नहीं जाएगी, तो क्या करने के लिए जा रही है? एक्चुअली आप इंश्योर जो हमारी संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी नागरिकों के लिए बताए, वो इंश्योर करने के लिए जा रहे हैं, या हमें प्रोटेक्शन के नाम पे जो वापस से आप घर के अंदर जो क्या है, तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए दरअसल उन्हें जो दीवारों के अंदर, पर्दों के अंदर बंद करने की जो परंपरा फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, 6 बजे के बाद बाहर ना निकलिए, आप निकलिए तो अपनी सुरक्षा के औजार साथ लेकर निकलिए। ये तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं समाज के अलग अलग तबकों की वजह से की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, वो सारी चीज़ें दरअसल यही साबित करती हैं कि महिलाओं को आप अधिकार देने के पक्ष में नहीं, बल्कि उन्हें और एक तरह से पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। और इससे शायद आप ही की बात सही साबित होती हुई दिख रही है कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो दरअसल एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं, बराबरी नहीं गैर बराबरी पैदा कर रहे हैं। इस पर चर्चा जारी रहेगी और यहाँ पर जो बहुत सारे युवा मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके भी सवाल लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से मॉडर्न होते समाज में, विकसित होते देश में पितृसत्तात्मक समाज की जड़ें फैली हुई हैं और इस समाज की जो बुराइयां हैं वो आगे कैरी ऑन होती जा रही हैं, और उसकी वजह से जो समाज है उसमें एक अलग तरह की कहें कि जटिलताएं पैदा हो रही हैं। वो जटिलताएं इस संदर्भ में ज़्यादा हो रही हैं कि महिलाएं तो अपने आप को विकास की दिशा में आगे ले जाना चाहती हैं, कुछ हद तक वो महिलाएं आगे बढ़ भी चुकी हैं, लेकिन जिस हद तक महिलाओं की सोच और महिलाओं का विकास हुआ है उस हद तक समाज का विकास नहीं हो पा रहा, और समाज और महिलाओं के विकास में तालमेल की जो ज़रूरत है वो कहीं पर मिसिंग है। अच्छी बात यह है कि आज का युवा कम से कम इस बात को समझ रहा है, और इसलिए जब उसे लगने लगा कि हमारे समाज से इस बात का हल नहीं मिल पा रहा है, हमारे पॉलिटिकल स्टेटस से इस बात का हल नहीं मिल पा रहा है, तो वो सड़कों पर उतरकर इसका हल खोजने की कोशिश कर रहा है। आप पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अत्याचारों के मामलों में हमारे गांव और कस्बे शहरों से बहुत आगे है, और जब गांव में एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो वो चौकी पे जाती है, या तो जाती ही नहीं है, वो जाती है तो वहाँ पे महिला कांस्टेबल ही नहीं होती। तो मेरा सवाल, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारी मांगे होती हैं, तो इस पुरुषवादी सरकार से कभी आपने मांग की कि महिला सुरक्षा के लिए पर्याप्त कांस्टेबल भर्ती किए जाएं? जी बिल्कुल, महिला थाने बनाए जाने चाहिए, और 7 बजे के बाद महिलाओं को किसी भी थाने के अंदर इंटरोगेशन नहीं कर सकते आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों के स्तर पे, कांस्टेबल्स के स्तर पे महिलाएं जो हैं वो होनी चाहिए वहाँ पे। और इससे आगे हमने ये भी मांग करी है कि उन महिलाओं का भी मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो पूरा जो पुलिस विभाग है, असल में जहाँ पे असल में ग्रामीण लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ थाने तहसील में जाने में डर लगता है, ऐसा वातावरण वो जो वहाँ पे बना के रखते हैं। तो उसके लिए भी हमने बार बार सरकारों को मतलब इतने ज्ञापन भेजे हुए हैं कि आप उनकी जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का गहराई के साथ महिला संगठनों को साथ में लेते हुए वो जेंडर सेंसिटाइजेशन आप करें। तो इसका मतलब महिला संगठनों की तरफ से मांग हुई है। आप अपना सवाल पूछिए। मैं
ये कहना चाहूँगी कि समाज कहता है कि लड़की का अगर बलात्कार हो गया तो उसकी इज्जत लुट गई। इज्जत एक बहुत बड़ी फीलिंग है और बलात्कार होने से किसी लड़की की इज्जत नहीं जा सकती। दूसरी बात मैम, जैसे कि स्कीम्स चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा लड़की को मिलना चाहिए, पर धरातल हकीकत तो ये है मैम कि गाँव में क्या शहरों में भी कुछ विशेष दिनों में लड़की को घर से अलग कर दिया जाता है। तो आप ऐसे कैसे, आप क्या सुझाएंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से एक लड़की हिस्सा मांग सकती है? नहीं, आप इसका जवाब देना। जो दिल्ली का अंदर भी दहेज हत्या होने का हर दिन पिछले 2 महीने से पहले हर दिन एक खबर आ रही थी अखबारों में, दहेज की वजह से हत्या हुआ है। ये किस लिए हो रहे, तो इसलिए हमें इसको चर्चा करनी। इसलिए मैंने ये बताया कि महिला हिंसा की मतलब सिर्फ जो सेक्सुअल हरासमेंट और रेप नहीं है। यदि हमें सेक्सुअल हरासमेंट रेप को एड्रेस करना है तो हमें दूसरी सोशल इविल्स को भी, जैसे आपने जो उठाया कि लड़कियों को कुछ खास दिन में आपको बाहर रखती है या दहेज की या प्रॉपर्टी के शेयर के नाम पे आपको कुछ पैसा या कुछ चीज़ें दे के आपको घर से एकदम से शादी कर विदा कर लेती है। तो इस हर चीज़ को जो और फिर कन्या भ्रूण हत्या, ये हर एक सोशल लेवल को हम एक साथ एड्रेस ना करेगा तो हम कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट से नहीं दे सके। इसलिए हम महिला संगठनों ने बार बार ये बोले एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच ये सारी चीज़ का ऊपर विमल, आप कुछ कहना चाह रही थी? जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी राइट की बात, तो प्रॉपर्टी राइट तो महिला को दिया ही नहीं गया है। हिंदू कोड बिल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में सबसे पहले महिला के इस अधिकार को देने की कोशिश की है, जिसके द्वारा पहली बार लेकिन महिला लेने से डरती है। उसे लगता है कि अगर मैं अपने अधिकार को लेना चाहती हूँ तो परिवार मुझसे नाता तोड़ देगा। और ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सत्यता है, ये वास्तविकता है कि महिलाएं अपना अधिकार लेने में हिचकिचाती हैं क्योंकि उन्हें परिवार अलग कर देगा, अपना परिवार अलग कर देगा। तो ये जो सामाजिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि संदेश ये दिया जाता है कि भाई आपको शादी में जो दहेज दे दिया वही आपका अधिकार था, उसके अलग आप कोई अधिकार की उम्मीद ना रखें। आप कुछ कहना चाहिए? लड़के को उसे पिता की प्रॉपर्टी में लड़के का बराबर का अधिकार माना जाता है कि लड़के का क्यों नहीं माना जाना चाहिए? ये अधिकार हमें मिला। और सवाल उन्होंने उठाया था कि बलात्कार को जिस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, बलात्कार के साथ जिस तरह से ये इज्जत को जोड़ा हुआ है ना, इसको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। किसी भी शारीरिक चोट की तरह से ये भी एक चोट है। अगर किसी ने अपराध कर दिया और इज्जत का सवाल कहीं पे हो तो वो अपराधी के लिए हो, उसका ओनस बदलना पड़ेगा। अगला सवाल पंचायत को बैन करना चाहिए। सवाल ये है कि जो भी नियम कानून बनाए गए महिला सुरक्षा को लेकर, बाल विवाह को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के, सब निष्प्रभावी क्यों हैं? शारदा एक्ट बना, द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना, उसके बावजूद खुल्लम खुल्ला बिहार में, राजस्थान में अभी भी 18 साल से कम उम्र में शादियां हो रही हैं। तो कैसे रुकेगा ये कानून क्यों निष्प्रभावी है? मेरा ये सवाल है। मुझे लग रहा है कि ये लड़कियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया। हमने यही कहा कि हमने दहेज नहीं लेना है, हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो किसी की मजाल नहीं है कि वो हमें दहेज दे के हमारी शादी करे, लेकिन हम लोग खुद बहुत कमज़ोर हैं। जो इन्होंने कहा कि औरतों को लगता है कि छोड़ देंगे हमारे पेरेंट्स, लेकिन हमें वैसा नहीं सोचना है। अगर आप अपने संघर्ष में आगे आती हैं तो वो पेरेंट्स भी आपको नहीं छोड़ते हैं बाद में। आप लड़ने की हिम्मत रखो और आगे आ जाओ, देखो वो समाज आपके पीछे लगेंगे। आप अकेले कभी नहीं हैं, कई लोग आपका साथ देंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि भी सुरक्षा की कमी है, लॉ की कमी है। अभी राजस्थान में जो लड़की अभी भी स्ट्रगल कर रही है जयपुर हॉस्पिटल में, वो क्या सुरक्षा की कमी से? ये तो दिल्ली का गैंगरेप हुआ कि सुरक्षा की कमी रात को, लेकिन अभी जो जयपुर में जो लड़की स्ट्रगल कर रही है वो तो जो जहाँ फैक्ट्री में काम करते थे वर्कर्स, उनके मालिक ने उस 12 साल की लड़की का रेप किया। तो हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं, हमें जो यंग जनरेशन है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, मिलकर कहीं ना कहीं मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। और जहाँ तक डॉरी और दहेज और प्रॉपर्टी का सवाल है, आपने कहा लड़कियों का मजबूत, मुझे ये लगता है हमारे लड़कों को हमें तैयार
तैयार करना है। साथ ही साथ केवल लड़कियों को अपने घर से मांगने के लिए नहीं, अब आज क्यों डॉरी क्यों बढ़ती जा रही है। विमेन ऑर्गेनाइजेशन तो अब बहुत काम करने लगी। 77 में मुझे याद है इमरजेंसी के समय में रात की शादी करना अलाउड नहीं था, 25 से ज़्यादा लोग नहीं। अब विमेन ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी एक्टिव हो गई हैं, उतनी ही एक्टिव हमारा डॉरी का मुद्दा हो गया है और उतना ही एक्टिव हमारा शादी में खर्चे का हो गया है। विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए कि जो समाज में बढ़ रहा है, चाहे वो दहेज का है, चाहे वो शादी पे खर्चा है, क्यों उसके लिए फाइट नहीं करती। मतलब मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ इसमें। बात ऐसे हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इधर बात वोट का और सीट का और पावर का है। तो वोट, सीट और पावर मिलने के लिए आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो क्लास इस जगह पे आ गया है कि जो भी सोशल लेवल गैर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, ये एक शब्द बोलना, जैसे खाप पंचायत के खिलाफ खड़े होके ये हमारी संविधान के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए, ये चलने नहीं देगा, ऐसे बोलने का वो जो एक हिम्मत वो हमारी जो राजनीतिक जो क्लास वो रखती नहीं, क्योंकि बात वोट का, सीट का राजनीतिक सुरक्षा के तहत चल रही है, क्योंकि खाप पंचायत को वैसे कोई अधिकार नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। लेकिन अपनी राय देकर, अपनी राय एक क्या फतवा निकाल कर वो आज महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार, राज्य सरकार या कोई भी सरकारें उनको रोकने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही है? ये इसीलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वोट सीट और पावर के चक्कर में पड़ गई है। अगला सवाल पूछिए। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए पितृसत्तात्मक समाज तो जिम्मेदार है ही, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक महिलाएं भी जिम्मेदार हैं? जिस देश में कोई कानून अमल में नहीं लाया जा रहा हो, सबको मालूम है दहेज कितना प्रचलित है, लेकिन दहेज का कानून अमल में नहीं लाया जा रहा। सबको मालूम है ऑनर किलिंग हो रही है, लेकिन ऑनर किलिंग के खिलाफ आप कदम उठाने को तैयार नहीं है। सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है, लेकिन आप कानून को अमल में नहीं लाने के लिए तैयार है, जो कानून मौजूदा तौर पर आपके पास हैं। तो जब आपकी राज्य व्यवस्था और पूरा राज्य सत्ता जो है वो पूरा बल अपना उन लोगों के पक्ष में खड़े होकर के प्रयोग कर रही है जो हर स्तर पर कानून का और संविधान की जितनी भी गारंटीज है उनका उल्लंघन करने में लगी है, मैं समझती हूँ जिस देश की राजसत्ता और पूरा राजनीतिक जो अर्थतंत्र हो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट करके ही शासन चलाना चाहता हो और उनके पक्ष में चलाना चाहता हो जो उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी बल, अपने पैसे, अपनी ताकत, हर प्रकार की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ कानून को अपनी दिशा में अपने रुख के लिए मोड़ने को तैयार है। वहाँ पर औरतों को क्या करना होगा? महिला इंदु जी एक आखिरी सवाल मैं थोराट साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी। यहाँ पर जो महिलाएं और अलग अलग तबके के लोगों की बातें आपने सुनी, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सबसे मुख्य मुद्दा क्या है जिसको लेकर इस समय सरकार को नए सिरे से सोचने और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और पॉलिसी में भी एक ख़ास बजट महिलाओं के हक में देने की ज़रूरत है? नहीं, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अमृता जी। देखिए, जो राउंड टेबल अभी आज 3 घंटे चला उसमें से जो बातें निकल आई, यहाँ लगभग जेंडर के बारे में जो रिसर्च किया है महिलाओं ने वो भी थी, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाली महिलाएं उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया और उससे जो बात निकल आई वो ये है कि ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आया। मुद्दा ये निकल के आया है कि महिलाएं अब आगे जा रही है, उनकी मोबिलिटी बढ़ रही है, वो शिक्षा ले रही है, जॉब ले रही है, पॉलिटिक्स में आ रही है। पहले थी नहीं, अब वो जैसी नई स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है वहाँ वो अपोजिशन फेस कर रही है। सोसाइटी में जो कल्चर है मेल डोमिनेटेड कल्चर, उसका वो शिकार हो रही है। अच्छा, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइन एक तरह के पॉजिटिव है। यदि वो पब्लिक स्पेस में होती नहीं तो कुछ होता ही नहीं। तो जो वायलेंस आ रहा है वो वायलेंस इसलिए भी आ रहा है कि वो स्पेस मांग रही है।
दूसरा मुद्दा, सबसे 2-3 मुद्दे और जो आए, जो ICSR मेरा ख्याल है रिसर्च के थ्रू इसको सोचने की कोशिश करेंगी और सरकार को बताएंगी, वो ये है कि साहब वायलेंस की डेफिनेशन भी बदलना ज़रूरी है। ये सिर्फ रेप, ये तो वायलेंस है ही है, लेकिन उसके साथ जो पब्लिक स्पेसेस में वायलेंस होता है, वर्बल वायलेंस होता है और तरीके है, तो स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इस डेफिनेशन को वाइडन करके जो जनरल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन महिला का होता है उसको भी अंकित करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें हो क्यों रही है। इसके ऊपर अच्छी चर्चा हुई कि इसके इकोनॉमिक रीजंस है, ऑक्यूपेशन के साथ सेक्सुअल वायलेंस जुड़ा हुआ है, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, रिलीजियस आइडियोलॉजी जो कल्चर को सपोर्ट करती है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कारण है कंटिन्यूइंग वायलेंस के और कई जगह बढ़ने के जो है, इसकी स्टडी होनी चाहिए। ये जो आपने चर्चा देखी अभी, इसमें से न सिर्फ स्टडी होनी चाहिए बल्कि मुझे तो लगता है कि समाज सुधार का एक नया आंदोलन यहाँ से शुरू होना चाहिए और इस आंदोलन में हम, आप और आप सभी युवाओं का सहयोग भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा, हर आदमी के अंदर से ये भावना नहीं आएगी कि हमें अपने समाज को नए सिरे से बदलना और अपने अनुकूल बनाना है, तब तक शायद समाज सुधार की और बराबरी की ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त की कमी है। नमस्कार।